हाय स्टूडेंट्स, रेन ऑन द रूफ मीन्स छत पर बरसता पानी। ये फेमस पोएम है कोएट्स किन्नी की, जो कि अमेरिका में जिनका जन्म हुआ था और मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थी। पॉलिटिशियंस भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, लॉयर भी थे, लेकिन एक पोएट के रूप में उन्हें प्रसिद्ध करने में, पॉपुलर करने में इस पोएम ने भी अपना एक रोल निभाया था। मीन्स इट इज़ वन ऑफ द फेमस पोएम ऑफ दिस पोएट कोएट्स किन्नी। रेन इज़ अ वंडर ऑफ नेचर, मतलब इसे हम नेचुरल फिनोमेना कह सकते हैं, और इसका सब वेट भी करते हैं। इट हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट, फार्मर्स वेट करते हैं। पानी बरसता है, उनके खेतों की प्यास को, धरती की प्यास को बुझाता है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मतलब रेन और रेन के वाटर को अगर इन्जॉय करते हैं तो चिल्ड्रंस मोस्टली उन्हें मौका मिल जाए तो वो बाहर बौछार का आनंद लेना चाहते हैं। गरीब जिनके घर नहीं होते या जिनके घर इतने कमज़ोर हैं कि वर्षा के पानी को झेल ना सकें, वो वेट करते हैं कि भाई पानी ना ही बरसे तो अच्छा है। मीन्स रेन हैज़ इट्स इम्पैक्ट। और यहाँ पे भी एक इम्पैक्ट की बात की गई है कि एक असर हमारे दिल पे भी होता है। किस प्रकार से जो रेन है और उसकी जो पिटर पैटर की जो साउंड होती है, मतलब पट पट वो जो गिरती है, पटर पटर की आवाज़ होती है, वो कैसे एक मेलोडी के रूप में और अपना इम्पैक्ट छोड़ती है, इन्फ्लुएंस करती है, मेमोरीज़ को जगा देती है। जहाँ पे एक सैड और एक दुखी दिल हैज़ अ हीलिंग टच मीन्स, एंड दिस हीलिंग टच इज़ गिवन बाई द साउंड ऑफ द रेन। और ये इस पोएम की थीम भी है कि किस प्रकार से पोएट हैज़ ए नॉस्टैल्जिक फीलिंग, एक प्रकार से फ्लैशबैक में चला जाता है। जैसे फिल्म्स में फ्लैशबैक्स होते हैं ना, कि जो पास्ट हैपनिंग्स होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ का, वो हिस्सा दिखाते हैं, तो अपनी मेमोरीज में गुम हो जाता है एंड enjoys the melody that is the pitter patter sound of rain. So let's get into the text matter which is given here and then we will proceed to the poem. When the sky is covered with dark clouds, घने अंधेरे बादल काले छा जाते हैं आसमान में, इट स्टार्ट्स रेनिंग, तो पानी बरसने लगता है। जनरली हम काले बादलों को देखकर सोचते हैं कि पानी जरूर बरसेगा। वैसे ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि काले बादल तो सिर्फ डराने का काम करते हैं, पानी नॉर्मली नहीं बरसाते हैं। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर है और मैं कितनी बार तो आपको बता चुका हूँ कि लिटरेचर हो, खासकर पोइट्री हो, उसे आपको इंजॉय करना, फील करना, इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है, उसमें खो जाना है। तो यहाँ पे सब चलता है। हैव यू लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? तो रूफ पे, मतलब आपकी छत पर जब पट्ट 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 शुरू में पानी होता है, फिर पट 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 पड़ने लगता है, तो वो जो कंटिन्यूस साउंड आती है, दैट इज़ अ पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन। भाई रेन जो होती है सॉफ्ट ही तो होती है। आपके हाथ पर जो बूंदें पड़ती हैं, शरीर पर तो बूंदें पड़ती हैं, तो हार्ड नहीं होती हैं, बिकॉज दे आर इन लिक्विड फॉर्म। व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड? तो आपके माइंड से किस प्रकार के विचार गुजरते हैं, किस प्रकार के थॉट्स क्रिएट होते हैं आपके माइंड में। देखिए, फ्लैश का मतलब ये है कि क्विकली कम्स एंड गोज, उन थॉट्स की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे बिजली फ्लैश करती है ना आसमान में फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, इस टाइप की फ्लैश होती हैं। न्यूज़ भी टीवी में आपने देखा होगा। वैसे ही माइंड में थॉट्स भी फ्लैश करते हैं। जब आप इस तरह की मेलोडी को सुनते हैं, हॉर दिस मेलोडी ऑफ नेचर, वास्तव में कभी आपने ध्यान नहीं भी दिया होगा ना, तो अब जब इस पोएम को आप पढ़ लेंगे तो रेनी सीजन में आपका जब भी ध्यान जाएगा इस पोएम की तरफ, तो आप निश्चित है कि इसकी मेलोडी को महसूस करेंगे। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट, तो आप पोएम को पढ़िए और देखिए किस प्रकार से पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन, किस प्रकार से वो रेन की इस मेलोडी को सुनता है और सपनों में खो जाता है, दैट इज़ गेट्स लॉस्ट इन द मेमोरीज। तो कौन सी मेमोरीज को हमें पोएम में पढ़ना है। पोएम में मूव करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो पोएम है, इस पोएम में 8-8 लाइन के 3 स्टेंजाज हैं। और अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये ए है। मैं आपको राइमिंग स्कीम कई पोएम्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो होवर स्फेयर, तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब स्फेयर से टीयर्स मैच कर रहे हैं तो बी हो जाएगा। फिर ये चूंकि हम सी तक जा चुके हैं तो डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। और बेट पैटर भी मैच नहीं करते तो एफ हो जाएगा। और उसका बेट से ओवरहेड मैच कर रहा है तो ई हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी जो राइमिंग स्कीम निकलती है वो है ए बी सी बी डी ई एफ ई। दिस इज द राइमिंग स्कीम। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवो, देखिए ह्यूमिड का मतलब जिसमें नमी हो, दैट इज मॉइस्चर हो। आपने ह्यूमिडिटी के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, तो उसी मॉइस्चर की बात यहाँ हो रही है, मतलब उसमें नमी है। शैडोज का मतलब यहाँ पे शैडोज आए हैं क्लाउड्स के लिए, जो बादल छाए हुए हैं। होवर मतलब चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? स्टेरी स्फेयर्स, इसका मतलब ये है कि नाइट का वक्त है और आसमान में तारे छाए हुए हैं और उन्हीं तारों में यहाँ वहाँ बादल भी होवर कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, जिनमें नमी है, यानी वो पानी बरसाएंगे।
तो पोएम की शुरुआत में ही बता दिया गया है कि जब बादल छा जाते हैं, उनमें ह्यूमिडिटी होती है और रात के समय में तारों भरे आकाश में वो बादल नजर आते हैं। एंड द मेलंखली डार्कनेस, देखिए डार्कनेस का मतलब अंधेरा, क्योंकि नाइट का वक्त है ना। और मेलंखली का मतलब होता है कि सैडनेस, मतलब कोई भी चीज़ आपके मन को दुखी कर दे। एक ऐसी उदासी जिसे हम ठीक से एक्सप्लेन भी ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी लगे कि मन उदास है, क्यों उदास है पता नहीं, बट मन में सैडनेस है। हम आगे चल के पोएटिक डिवाइसेस को जब स्टडी करेंगे इस पोएम में, तो हम बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह के पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है। तो मेलंकली का मतलब जब क्रिएटिंग सैडनेस, डार्कनेस जो चारों तरफ अंधेरा है, उस अंधेरा एक प्रकार से सैडनेस का प्रतीक है, दुखी करने वाला है। वो ऐसे भी कहते हैं ना, जो लाइट होती है, लाइट इज़ अ सिंबल ऑफ होप और डार्कनेस इज़ अ सिंबल ऑफ डेस्पेयर। तो अंधेरे में किसको अच्छा लगता है। तो एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। अब यहाँ पे इन्होंने डार्कनेस को इस तरह से बताया है कि वो धीरे धीरे करके रो रही है और उसके रोने से जो आंसू है ना, वो रेन के रूप में बह रहे हैं। तो रेन में जो पानी बरस रहा है, वास्तव में उसे इस तरह बता दिया गया है कि रात रो रही है। मतलब द वाटर ऑफ द रेन फॉलिंग आर द टीयर्स, दैट इज द रेनी टीयर्स ऑफ द डार्कनेस विच इज क्रिएटिंग मेलंकली फीलिंग्स। तो उदास रात रो रही है। यहाँ पे आपको नहीं लगता कि पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। डार्कनेस को इन्होंने, पोएट ने पर्सोनिफाई कर दिया, उसे एक व्यक्ति बना दिया जो रो रहा है ना। कितनी ब्यूटीफुल लाइंस कि डार्कनेस रो रही है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। अब देखें यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बन गया। यहाँ पर दुखी करने वाली बात कही गई फर्स्ट 4 लाइंस में, और यहाँ पर इन्होंने ब्लिस की बात की। ब्लिस का मतलब ग्रेट हैप्पीनेस, परफेक्ट हैप्पीनेस, अ मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय। तो कितना अच्छा लगता है। टू प्रेस द पिलो, तो तकिया हो गई, उसको आप दबाइए। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर, इसका मतलब जो पोएट जो है ना, वो या तो झोपड़ी में है या किसी छोटे रूम में है, और रूरल एरिया लगता है, दैट इज़ वाई कॉटेज हैज़ बीन यूज्ड। या आप कह सकते हो कि सिटी से दूर या किसी फार्म हाउस में, कुछ भी हो, बट कॉटेज टाइप बिल्ट यहाँ पे शो की गई है पोएम में। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, तो अपनी कॉटेज चैम्बर में, रूम में, बेड पर लेटा हुआ है। चारों तरफ डार्कनेस है जो सैडनेस क्रिएट करती है। बाहर पानी बरस रहा है, ऐसा लगता है जैसे रात रो रही है, लेकिन ऐसे माहौल में भी बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय कि आपके पास पिलो है, उसे आप दबाते हो, मतलब आपने सिर के नीचे रख लिया उसको, या आपने सिर को पिलो के बीच में दबाया, मतलब इट इज़ अ कोजी कुशन फीलिंग। तो अपने कमरे में पिलो पर सिर को दबाकर, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, चुपचाप सुनो। क्या सुनो? पैटर, वो जो रेन फॉल करती है ना, पटपट की जो आवाज़ आती है बूंदों की, तो बरसते पानी आवाज़ को सुनो। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, वो रेन जो ऊपर से बरस रही है। सॉफ्ट क्योंकि पानी सॉफ्ट ही होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ सेट सॉफ्ट। और एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो कि उस पानी में ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं, क्योंकि आपने विंड पोएम जो पढ़ी थी पहले, तो उसमें देखा था विंड इज़ अ फोर्स दैट डैमेजेस थिंग्स। उसी प्रकार से पानी भी बहुत ज़्यादा बरसता है तो नुकसान पहुंचा सकता है। दैट इज़ अ सॉफ्ट रेन, और वहाँ पे सॉफ्ट विंड वो नहीं थी। तो रात उदास भरी, पानी बरस रहा है बाहर, एटमॉस्फेयर सैडनेस का है, लेकिन ये जो मेलोडी क्रिएट हो रही है पानी के बरसने की, जो बूंदों से बन रही है, उसे चुपचाप सुनो अपने चैम्बर में लेटे हुए, क्योंकि आप बाहर कहीं जा नहीं सकते, पानी बरस रहा है। एक उदासी का कारण ये भी हो सकता है ही कैन नॉट गो आउटसाइड, तो लेटे लेटे जब आप पिटर पैटर की साउंड को सुनते हैं, और वो भी तकिए में अपना सिर रख कर, जिसमें आपको बहुत ही आराम महसूस होता है, तो पूरी की पूरी जो होल सिचुएशन है एक ब्लिस का काम करती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था, कि रेन हैज़ अ हीलिंग टच, मतलब उसके अंदर ये पावर है कि वो एक सैडनेस के एटमॉस्फेयर में, आपके दुखी मन में भी, दुख के वातावरण में भी, मेक्स यू फील हैप्पी, कोजी, कंफर्टेबल एज अ ब्लिस। तो ये पोएम्स को समझने की बात है, कितना आप महसूस करते हो, कितना आप सोचते हो, देन यू विल रीच सच काइंड ऑफ फीलिंग्स। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, टिंकल वही साउंड रेन की। देखिए जो रूफ में ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, इस टाइप के, ये सिंगल्स हैं। तो रूरल एरियाज़ में आपको इस तरह के सिंगल्स देखने को मिल जाएंगे, ये भी सिंगल्स हैं। और इस तरह से तो लोग शहरों में भी घर बनाते हैं, तो दीज आर सिंगल्स। इनके ऊपर जो बूंदें पड़ रही हैं टप 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 टप, तो उसको टिंकल का नाम दिया है। तो शिंगल्स पे पड़ने वाली हर बूंद से जो टिंकल जैसी आवाज़ आती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट। अब देखिए उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, जो मेलोडी बनती है उसकी साउंड से, रेन के गिरने की वजह से उसका दिल पे सीधा असर होता है। मतलब जो रेन है, उसकी जो साउंड है गिरने की, उससे एक इमोशनल
और वाइब्रेंट इफेक्ट होता है दिल पर, और दिल की धड़कनें यानी एक हुक सी उठती है। इको मतलब गूंज, मतलब हृदय में तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो पैटर है, जो पीटर पैटर जो आवाज़ है, उसका सीधा असर इको के रूप में होता है दिल के अंदर, हार्ट के अंदर। एंड फीलिंग्स एंड मेमोरीज आर अराउज्ड एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज। तो असर क्या होता है कि हजारों हजार, ड्रीमी मतलब जो सपने जैसा हो, फैंसीज का मतलब योर इमेजिनरी थॉट्स, जो रियल के अपोजिट हो वो फैंसीज हैं। तो हजारों की तादाद में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स, इमेजिनेशन बननी शुरू हो जाती है, तरह तरह की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो ये जो 1,000 ड्रीमी फैंसीज हैं ये स्टार्ट हो जाती हैं, यानी दिमाग में तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं, और उनकी संख्या हजारों में है। इसका मतलब ये है कि पोएट अब विचारों में खो रहा है, सोच में अपनी गुम हो रहा है। अच्छा, बिजी का मतलब जब लार्ज अमाउंट में आएंगी इस तरह की थॉट्स, लार्ज अमाउंट में इमेजिनेशंस बनेंगी, जब अपनी कल्पना जगत में खो जाएगा तो तरह तरह के हजारों तरह के विचार आएंगे, तो बिजी तो हो ही जाएगा। कौन हो जाएगा? बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे किस बीइंग की बात हो रही है? यहाँ पे ये माइंड के लिए यूज हुआ है। मस्तिष्क में, दिमाग में तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। और एक दूसरा मीनिंग हम और ले सकते हैं, क्योंकि हमें पोएम को पढ़ते वक्त अपने अपने ढंग से मीनिंग्स निकालने की कोशिश करनी चाहिए, कि चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद में ये ड्रीमी फैंसीज यानी कि थॉट्स, मेमोरीज आनी शुरू हो गई हैं, देन द पोएट गेट्स बिजी इन दीज थॉट्स। वो इसे बिजी कर देती हैं, वो सोचने लगता है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, ये है सही वर्ड मेमोरी के लिए। जब कोई भूली बात, आप बीती हुई बात जब आप याद करते हो तो उसे कहते हैं रिकलेक्शन। तो तरह तरह के इमेजिनरी थॉट्स भी आते हैं और मेमोरीज भी आती हैं। इमेजिनरी थॉट्स तो ऐसे होते हैं जो हम अपने मन से कुछ भी सोच लेते हैं, वही हमारी ड्रीमी फैंसीज होती हैं। कभी आप जैसे बच्चे हैं, कोई कार्टून देखते हैं तो वो बहुत फैंसी थॉट्स में खो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम भी सुपरमैन बन सकते हैं। हालांकि जब हम बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फैंसी होना कम कर देते हैं, क्योंकि हमें रियल चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। और रिकलेक्शन का मतलब जो कुछ पास्ट में हुआ है, मतलब रियल हैपनिंग्स की यादें, वो है रिकलेक्शंस। तो वो इसको बिजी कर देती हैं। तो हजारों तरह के विचार, हजारों यादें आनी शुरू हो जाती हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। अब यहाँ पे कुछ समझने की बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लग सकता है कि इसका क्या मीनिंग निकाले, क्या ना मीनिंग निकालें। तो मैं जो समझ रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि वीव का मतलब होता है बिनना। अब बुनाई कैसे होती है? कि क्रिस क्रॉक्स इस प्रकार का एक बनता है, मतलब ऐसे भी धागे जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, और इन्हीं में से इसके ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, इस तरह के क्रॉस बनते हैं। तो फैब्रिक तैयार होता है, कपड़ा तैयार होता है, यानी ये कपड़े का टेक्सचर है। इट इज़ अ फैब्रिक टेक्सचर, कपड़े की बनावट। और ये भी धागे हैं, ये भी धागे हैं। तो इस तरह में जो ये जो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, थ्रेड्स, ये हैं वूफ, मतलब इन्हें हम कहते हैं वूफ। ये और ये जो इस तरह से गए हुए हैं लंबे लंबे, मतलब देखिए नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, ऊपर से, ये हैं आपके वार्प। तो वार्प एंड वूप से क्रिस क्रॉस तरीके से और इस तरह से ट्विस्ट करके जब इनको इंट्वाइंड किया जाता है, तब जाके कपड़ा तैयार होता है। तो देखते हैं यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है। तो वीव देयर एयर थ्रेड्स, तो यहाँ भी जो रिकलेक्शंस हैं यानी मेमोरीज़ हैं, ये देयर उन्हीं के लिए आया है, कि जो मेमोरीज़ आ रही हैं उन्हें धागे के रूप में उनकी तुलना की गई है। दे आर फाइन शार्प लाइक थ्रेड्स। अब वैसे भी बाहर पानी बरस रहा है, तो ये भी माना जा सकता है कि आसमान से, स्काई से, जैसे हवाओं में पानी गिर रहा है, उसी प्रकार से आसमान से ही, हवाओं से ही मेमोरीज़ माइंड में आ रही हैं, दिल में फील हो रहा है, मेमोरीज़ को फील कर रहा है वो। और उन मेमोरीज़ को थ्रेड्स के रूप में अगर हम यहाँ पर पोएट की मीनिंग को समझने की कोशिश करें, वो क्या कहना चाहता है, तो ये कहता है कि ये मेमोरीज़ आकर फैब्रिक तैयार कर दे रही हैं इन द फॉर्म ऑफ वार्प एंड वूफ। मेमोरीज ऑफ दिस टाइप आल्सो, मेमोरीज ऑफ दैट टाइप आल्सो, दे आर मेकिंग अ टेक्सचर लाइक फैब्रिक। तो हजारों तरह की मेमोरीज, डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट्स एक प्रकार से मेमोरी का एक फैब्रिक तैयार कर दे रहे हैं। हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी मेमोरीज हैं वो एक सीन क्रिएट कर दे रही हैं, लाइक अ फिल्म। फिल्म में देखिए तरह तरह के सीन होते हैं, तो एक पूरी पूरी फिल्म बनती है। उसी तरह से तरह तरह की मेमोरीज से डिफरेंट डिफरेंट सीन्स बन रहे हैं। तो इस तरह से हम अपना एक अर्थ निकाल सकते हैं कि उसके माइंड में पिछली बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। हजारों यादों से ऐसा लगता है जैसे कोई यादों का कैनवस तैयार हो गया हो, जिसमें उसने अपनी पुरानी और पिछली ज़िंदगी याद आ रही हो। एंड आई लिसन टू द पैटर। और ये कब हो रहा है? जब मैं
पानी की बूंदों को सुन रहा हूँ। उसकी मेलोडी का चमत्कार है। यहाँ पे रेन को बहुत ही वेलकम साउंड के रूप में दिखाया गया है। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, छत पर पानी की बूंदें पड़ रही हैं, उनकी पटर पटर की आवाज़ से जो मेलोडी क्रिएट हो रही है, उससे पोएट अपनी यादों में गुम हो जाता है। तरह तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं उसके मन में। वो ख्याल फैंसीज हैं, यथार्थ से परे हैं। यादों का कैनवस तैयार हो जाता है। यादों आपस में गुथी हुई, गुथ कर, है ना, तरह तरह की यादें, कोई वार्प के रूप में, कोई वूफ के रूप में, आपस में गुथ कर कैनवस तैयार कर देती हैं, फैब्रिक ऑफ मेमोरी तैयार कर देती हैं। या आप कह सकते हो कि दे क्रिएट सीन्स। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी याद में, यानी कि अब उसे अपनी माँ की याद आ रही है। ऐसे यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, एगॉन का मतलब जो समय बीत चुका है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग मतलब बहुत प्यारे, उन्हें तो आप डार्लिंग कहोगे, और पेरेंट्स के लिए तो उनके बच्चे डार्लिंग्स ही होते हैं। ड्रीमर्स मतलब जो सपनों में खोए हुए हों, दैट इज़ स्लीपिंग। तो अब मेरी विचारों में, मेरे ख्यालों में मुझे अपनी माँ की याद आती है। तो वैसे मुझे यहाँ और ख्याल आ रहा है कि अगर इसे यहाँ पर अपनी माँ की याद आ रही है, जो शायद अब जीवित नहीं है, क्योंकि उसे अपने बीते दिनों की याद आ रही है कि वो ऐसा किया करती थी, सी यूज्ड। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि उसे अपने यूथ याद आ रहा होगा, अपनी जवानी याद आ रही होगी। हो सकता है उसकी कोई लव लाइफ हो जिसमें वो खोया हुआ हो, और यहाँ पे वो अपने पेरेंटल लव की बात कर रहा है, मतलब लव ऑफ अ मदर, जो माँ का अपने बच्चों के प्रति होता है। तो यहाँ हो सकता है वो किसी प्रेमिका की बात कर रहा हो, यहाँ माँ की ममता की बात कर रहा हो। इट इज़ माई इमेजिनेशन। आखिर अगर पोएट रेन की साउंड को एंजॉय कर रहा है तो हम पोएम को एंजॉय कर रहे हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी माँ की छवि मेरे सामने खड़ी हो गई है आके। एंड सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे वो जब वो जीवित थी और जब हम छोटे बच्चे थे तो क्या किया करती थी, मतलब शी यूज्ड, उनकी आदत थी टू रिगार्ड। रिगार्ड मतलब वैसे तो होता है सम्मान करना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी लव्स एंड ऑब्जर्व्स, वो प्यार करती है अपने बच्चों से। डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स आर द चिल्ड्रन ऑफ अ मदर, यानी कि वो और उसके जो भी सिबलिंग्स होंगे उनकी बात यहाँ की जा रही है। उन्हें बहुत प्यार से देखती है। एंड ऑब्जर्व्स विद आइज ऑफ लव एंड अफेक्शन। एयर, एयर मतलब बिफोर। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन का मतलब भोर, लेफ्ट का मतलब छोड़ देना। तो इसका मतलब ये है कि माँ अपने बच्चों को रात को उनकी पलंग पर बैठती है, तब तक देखती रहती है जब तक कि बच्चे सो नहीं जाते हैं। और किस निगाह से देखती है? विद लव एंड अफेक्शन एंड केयर आल्सो, क्योंकि वो देखती रहती है जब तक वो सो नहीं जाते हैं, बच्चे सपनों में खो नहीं जाते हैं। जब बच्चे सपनों में खो रहे हों, सो रहे हों, तब तक वो वहाँ पे रहती है। दैट इज़ वाई ऑब्जर्व, हमने यहाँ एक मीनिंग निकाला इसका। तो तब तक वो वहाँ रहती है जब तक कि वो उन्हें अगले भोर होने तक छोड़ नहीं देती है। मतलब अब वो जब सो जाते हैं बच्चे तो फिर उनको वहाँ से चली जाती है। और कब मुलाकात होगी बच्चों से? जब वो जागेंगे भोर के समय। तो जब तक वो सो नहीं जाते तब तक उनके पास रहती है, और सो जाते हैं तो उन्हें छोड़ के जाती है कि भोर में फिर आऊँगी, फिर मेरी मुलाकात होगी। ऐसा उसकी माँ किया करती थी। और इसको वो फील करते थे वो बच्चे कि माँ कितना अटेंशन देती है अपने बच्चों को। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और यहाँ पर देखिए कितना नॉस्टैल्जिक है, मतलब मिस कर रहा है वो। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं अभी भी, मतलब रेन बाहर बरस रही है, उसकी साउंड से जो तरह तरह की मेमोरीज़ बीते दिनों की आ रही हैं, उसमें मैं माँ को अभी भी महसूस कर सकता हूँ। फॉन्ड मतलब लविंग, लुक ऑन मी जैसे मुझे अभी देख रही हूँ प्यार भरी निगाहों से। आई कैन फील, ऐसा लगता है जो मेरे पास ही है। और आगे लिखा भी गया, एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, लिस्ट मतलब लिसन, जब मैं इस रेफरेन को सुन रहा हूँ। देखिए रेफरेन का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार जब यूज़ हो रही हो। तो या एक पोइटिक डिवाइस भी है जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो जब मैं इस रेफरेन को सुन रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूसली पानी की जो बूंदों की जो आवाज़ उनको मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ अभी मेरे सामने खड़ी है और मुझे उसी तरह से देख रही है जैसे हमें सुलाते वक्त वो हमारे पास बैठकर हमें देखती रहती थी। और अभी रात का समय है और मुझे भी सोना है। शायद मेरी माँ मुझे उसी तरह से आज डार्लिंग ड्रीमर्स की तरह मुझे निहार रही है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स। तो रेफ्रेन का मतलब वही सिंगल्स पे जो पान की बूंदें पड़ रही हैं, बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो ये सारा कमाल रेन की पैटर का है। तो पोएम कितनी अच्छी है, मतलब इसको पढ़ते पढ़ते अपने आप एक नशा सा छा जाता है। तो आइए अब देखते हैं कुछ पोइटिक डिवाइसेस भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। आप पर्सोनिफिकेशन जानते हैं, उसे कहते हैं जब हम किसी निर्जीव चीज़ को, किसी इनएनिमेट चीज़ को हम नॉन लिविंग
को हम लिविंग बीइंग के रूप में या व्यक्ति के रूप में हम शो करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ पे जो डार्कनेस है उसे रोता हुआ दिखाया गया यहाँ पे, तो एक प्रकार से ये पर्सोनिफिकेशन है डार्कनेस का। रात को उसने एक व्यक्ति बना दिया पोएट ने जो रो रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें ड्रीमी फैंसीज, ओके, तो फैंसीज जो होती हैं वो सपने नहीं देखती, तो फैंसीज को भी उसने एक व्यक्ति बना दिया क्योंकि सपने व्यक्ति देखते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है एक और पोएटिक डिवाइस जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। सुना है आप लोगों ने? जिसमें हम, देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे हम कहते हैं सैड डे, तो भाई सैड तो व्यक्ति होता है, दिन थोड़ी होता है। तो वास्तव में दिन को सैड दिखाया गया जबकि ये जो सैड है कोई व्यक्ति है। तो यूज इसके लिए किया गया है जबकि ये गुण किस में पाया जाता है? व्यक्ति में पाया जाता है। तो यूज किसी और के लिए है लेकिन ट्रांसफर किसी और को हो जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। वो जो एडजेक्टिव यूज हुआ, एट्रीब्यूट यूज हुआ है, वास्तव में जिसके लिए यूज हुआ है उसके लिए नहीं, बल्कि उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे को। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो डार्कनेस है उसे मेलंकली दिखाया गया, सैड डार्कनेस। तो यहाँ पे वास्तव में डार्कनेस सैड नहीं है। सैड कौन है? मेलंकली कौन है? पोएट है, क्योंकि उसका मूड जो है वो रेन की वजह से सैड हो गया है। तो पोएट सैड है लेकिन यहाँ पे उसे किसको ट्रांसफर कर दिया गया? डार्कनेस को। इसी प्रकार से हम ड्रीमी फैंसीज को भी ले सकते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट के रूप में कि यहाँ पे ड्रीमी पोएट है। अब एक इजी से ले लेते हैं ओनोमेटोपिया। आपने बहुत आसानी से इसको पहचानना सीख लिया होगा। ओनोमेटोपिया, OEIA, अजीब सी स्पेलिंग है, और ये साउंड को इमिटेट करती है। और जब रियल साउंड को इमिटेट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो, तो पटर 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 पटर, है ना, ये हो गया, टिंकल हो गया, तो ये सब ओनोमेटोपिया है। मेटाफर का भी यूज हम देखते हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है? जी हाँ, शुरू में ही देखिए ये जो शेडोज़ हैं, वास्तव में शेडोज़ क्लाउड्स हैं। तो उनसे जो छाया नज़र आ रही है, जो पूरे आसमान में छा जाते हैं, जहाँ पे तारे थे अब तारे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर शेडोज़ क्लाउड्स के लिए यूज हुए हैं, एक मेटाफर है। और आप खुद ढूंढिए, इमेजरी का खूब प्रयोग हुआ है यहाँ पे। इमेजरी आप जानते हैं कि जब आप पोएम को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में जो भी विजुअलाइजेशन होता है, मतलब जो आप महसूस करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो स्मेल हो, चाहे कोई टेस्ट हो, चाहे वो कोई आवाज़ का ही क्यों ना हो, चाहे कोई चित्र ही आपके सामने ना बन रहा हो। अब जैसे यहाँ पे जो पटर पटर की आवाज़ आ रही है, एक प्रकार से ऑडिटरी इमेज दिमाग में क्रिएट कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे मदर की बात की गई है, तो यहाँ पे वो माँ को महसूस कर रहा है अपने पास। जो यहाँ पे फॉन्ड लुक है, तो आपको भी मन में महसूस होगा कि हाँ माँ खड़ी है और अपने प्यार से अपने बच्चों को देख रही है। तो वो जो इमेज क्रिएट हो जाती है ना, इमेजरी उसे हम कहते हैं। उसके अलावा एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, ये सब तो आप ढूंढ ही लेंगे आसानी से। फिर भी यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए ढूंढ देता हूँ। जैसे यहाँ पे ह्यूमिड होवो, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हुआ है। क्या इस लाइन में कोई हुआ है यूज एलिट्रेशन? ढूंढ के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, कॉटेज चैम्बर में क्या एलिट्रेशन यूज हुआ है? यस और नो में जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ जब वो रेफ्रेन आया है, तो देखिए यहाँ पे रेफ्रेन हम निकालते हैं कि देखिए पैटर पैटर पैटर, ये रेफ्रेन है, रिपीट हो रहा है कई जगह। तो उम्मीद है कि आपको पोएम पसंद आई होगी और अपने ढंग से मैंने एक एक लाइन के अंदर की मीनिंग्स को समझाने की कोशिश की है। बाकी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में नज़र रखा करिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल चाहिए हो। So thank you for watching the video tutorial. Ajit sir says you goodbye. Keep on watching and keep on learning.